जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर पा रहा हूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज के इस क्लास में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। और आज जो है आपका टीए का आर्मी का क्वेश्चन पेपर नंबर 10 है, जो कि आपके टीए आर्मी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने टोटल 50 क्वेश्चन रखे हैं। और ऐसे ही आपका मॉक टेस्ट वीर पथ के एप्लीकेशन पर मैंने बनाया है, ठीक है ना। वैसे तो आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन आपका होगा, लेकिन आपको तैयारी जो करना है आपको ऑनलाइन से करना है, क्योंकि ऑनलाइन में जो कंटेंट होता है ना बिल्कुल लेटेस्ट होता है। और बुक में क्या होता है, बुक से भी कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ऑनलाइन भी करिए। इसीलिए मैंने वीर पथ के एप्लीकेशन पर मैंने टेस्ट बना दिया है, तो वहाँ से जाकर टेस्ट को ज्वाइन करिए और टेस्ट लगाइए अपने एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। और कोई भी अगर टेस्ट देने में, टेस्ट ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आज का क्वेश्चन दिया गया है कि करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था। यानी ये जो स्लोगन है किसके द्वारा दिया गया है। तो अपना आंसर देख लीजिएगा और आंसर के बाद जो मैं आंसर बताऊंगा उस आंसर से आप लोग मैच करिएगा कि आपका आंसर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। और ये कब दिया था, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी के दौरान उन्होंने ये नारा दिया था। अब यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। और कभी कभी आपको यहाँ पर पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा नारा दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या भगत सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी का बुक है तो आप वहाँ से जाकर आप सभी को एक साथ आप कर लिया करिएगा, ठीक है ना। तो वैसे देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया, यहाँ पर करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो महात्मा गांधी ने दिया है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा नारा दिया गया है, तो एक आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, ठीक है ना। अब इतना मैं लिख देता हूँ, आप आगे समझ लीजिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा है, तो ये है नारा आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा नारा है, तो आपको पता होगा, सुना होगा आपने भी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। क्या है, स्वराज्य मेरा, स्वराज्य मेरा। आप देखिए यहाँ पर मैं इतना लिख देता हूँ, आप आगे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में एक पॉइंट और जान लीजिए आप लोग, इनको लोकमान्य तिलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। किसको, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। कभी कभी आप एग्जाम में ये भी आता है कि लोकमान्य तिलक किनको कहा जाता है, तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भगत सिंह के द्वारा एक नारा जो फेमस हुआ था उनका नाम क्या है, वो नारा कौन सा है, तो भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, कौन सा, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो फेमस किया गया है किसके द्वारा, तो ये भगत सिंह के द्वारा। तो सभी पॉइंट को आप लोगों को नोट बना कर रखना है अगर नहीं पता है तो। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में इसको बता दिया है। बाद बाकी आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे। और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करके हम लोगों का मोटिवेशन बनाइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी क्लास इस तरह से लाना का कोशिश करूंगा। जितना अधिक मैं क्लास लाऊं आप लोगों के लिए, बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट लाइक और सब्सक्राइब में ही चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यानी कि भारत के कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बिहार। यानी कि बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर यहाँ पर हो जाता है। वही बात करूँ मैं कि यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ना यहाँ पर, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है ना। यहाँ पर ये भी आप याद कर लीजिएगा। आप एग्जाम में या तो ज़्यादा वाला पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा वाला, या सबसे कम वाला। तो सबसे कम में कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि जनसंख्या घनत्व सबसे यहाँ पर कम है। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा तटबंध बांध टिहरी बांध किस नदी पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही एक आपका आंसर हो जाता है कि विश्व का सबसे लंबा तटबांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टिहरी बांध जो है ना कौन से नदी पर है। तो टिहरी बांध जो है कौन से नदी पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आंसर मैं बता रहा हूँ, अगर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी है यानी कि भागीरथी है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। और भागीरथी जो है कौन से राज्य में है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आपका है उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में आपका ये भागीरथ नदी है और उसी पर ये टिहरी बांध बनाया गया है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। देखिए भारत का सबसे ऊंचा, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, ठीक है ना। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका टिहरी बांध है, जो कहाँ पर है, भागीरथ नदी पर है। और ये कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। तो इन का अगर आपने आंसर ऑप्शन नंबर सी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब इसके अलावा मैं एक दो पॉइंट और लिख देता हूँ आपको, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपका एग्जाम में आने वाला जो है कोयना बांध, क्या है, कोयना बांध। कोयना बांध जो है ना कौन से नदी पर है, ठीक है। तो ये आपका कोयना नदी पर है। कहाँ पर है, तो कोयना नदी पर है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, कोयना नदी पर है। दूसरा आपका है बाणसागर बांध, क्या है, बाणसागर बांध या फिर बाणसागर बांध बोलिए, बाणसागर बांध। ये कौन से नदी पर है, तो ये आपका सोन नदी पर है। कहाँ पर है, तो सोन नदी पर है बाणसागर बांध। एक और याद कर लीजिए, गांधी सागर बांध, क्या है, गांधी सागर बांध, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो ये आपका चंबल नदी पर है, क्या है, चंबल नदी पर। तो इसमें आप लोग तीनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोयना बांध कोयना नदी पर है, बाणसागर बांध सोन नदी पर है, और गांधी सागर बांध कहाँ है, चंबल नदी पर है। और टिहरी बांध कहाँ पर है, तो भागीरथ नदी पर है। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट करके रिविजन के लिए रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पिच, पिच शब्द किस खेल से संबंधित है, यानी पिच शब्द का जो संबंध है वो कौन से खेल से है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए पिच। मैं उम्मीद करूँगा कि सभी इसका आंसर आप लोग ज़रूर करेंगे, और जो भी क्रिकेट खेले होंगे, यानी कि इसका जो संबंध है ये आपका क्रिकेट से है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि किस देश को हजारों झीलों की भूमि यानी लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, यानी कौन से देश को कहा जाता है, कौन से देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है ना, अग्निवीर के एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हो जाएगा फिनलैंड। यानी कि फिनलैंड को क्या कहा जाता है, हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपने अगर सी चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर इनके बारे में एक दो पॉइंट और जान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। फिनलैंड का राजधानी कहाँ पर है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है, फिनलैंड एक कंट्री है और उसका राजधानी जो है ना, उसका राजधानी है हेलसिंकी। कहाँ पर है, हेलसिंकी उसका राजधानी है। और उनका करेंसी कौन सा है, तो उसका करेंसी यूरो है, क्या है, यूरो, EURO इनका क्या है, ये करेंसी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर करेंसी, CURRENCY, करेंसी नाम क्या है, तो यहाँ पर यूरो है। और उसका कैपिटल क्या है, ये आपका कैपिटल है, क्या है, ये कैपिटल कहाँ पर है, तो हेलसिंकी है। तो ये सब तीनों पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। कभी कभी आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि देखिए यहाँ पर फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है, उसका राजधानी कहाँ पर है। यहाँ पर एग्जाम में आ जाएगा कि हेलसिंकी किसका राजधानी है और इसका करेंसी का नाम क्या है। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि मिस्र की राजधानी क्या है। देखिए आपके लिए आ गया ना यहाँ पर, ये सब आपके एग्जाम में ना स्टैटिक जीके के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर लगा कर देख लीजिए क्या आपका हो रहा है। मिस्र का राजधानी कहाँ पर है? तो मिस्र का राजधानी जो है ना ये आपका काहिरा है। कहाँ पर है? काहिरा है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है, यानी कि काहिरा जो है ये मिस्र का कैपिटल है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। अब यहाँ पर देख लीजिए एक दो पॉइंट और में भी, अंकारा भी पता कर लीजिए आप, बगदाद भी और रियाद भी। तो यहाँ पर देख लीजिए अंकारा कौन से कंट्री का कैपिटल है, कौन से कंट्री का कैपिटल है। अगर आपने मेरे सभी क्लास को देखा होगा ना तो इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया था, नोट करने के लिए मैंने बोला था। तो अगर आप इसका आंसर कर पाते हैं अगर आप मेरे नोट से, तो फिर बहुत बढ़िया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छा से हो रहा है। तो अंकारा जो है ना ये आपका तुर्की का राजधानी पर है। किसका है? तुर्की का राजधानी क्या है? अंकारा है। और बगदाद किसका है? तो ये बगदाद जो है ना इराक का राजधानी है। कहाँ पर है? इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। और रियाद किसका है? तो सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया का है, ठीक है ना, अरेबिया। यहाँ सऊदी अरेबिया की राजधानी कहाँ पर है? रियाद है। तो सभी पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर एक पॉइंट इस पर और जान लीजिए काहिरा के बारे में। काहिरा के बारे में ये पॉइंट देख लीजिए आप, काहिरा जो है ना ये कौन से नदी के किनारे पर है? तो ये आपका नील नदी के किनारे है। क्या है? नील नदी के किनारे ये आपका स्थित है, आपका काहिरा शहर, ठीक है ना, कैपिटल। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन के लिए आंसर था। और नील नदी के बारे में आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर स्वेज नहर जो है ना कौन से दो समुद्र को जोड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखा है। एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है यहाँ पर, तो एक एक क्वेश्चन को आपको करना है। वैसा ही मैंने वीरपथ के एप्लीकेशन पर जो मैंने टेस्ट बनाया है ना वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है। तो जो भी सीरियस बच्चे यहाँ पर हैं, जो भी मन से तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पर लिखा होगा टी आर्मी का टेस्ट लिखा होगा, 30 टेस्ट लिखा होगा। वैसे इसमें तो और भी टेस्ट में ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 30 टेस्ट जो है अब यहाँ पर ऐड कर दिया गया यहाँ पर। तो हर एक बच्चे से मैं उम्मीद करूँगा कि एक एक बच्चे वहाँ पर जाकर टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन पर एक बार। तो स्वेज नहर जो है ना किन दो समुद्र को जोड़ता है? यहाँ पर स्वेज नहर जो है ना ये आपका कौन सा ऑप्शन में आते हैं यहाँ पर? तो भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। कौन सा? तो आपका स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। देखिए जीके जीएस में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको आंसर पता होने पर डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन ये है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पर कि भारत की पहली महिला, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं कहा जा रहा है। क्वेश्चन को गौर से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो नोबेल की शांति पुरस्कार जो है ना ये सबसे पहले दिया गया था वार्था वॉन सटनर को, वार्था वॉन सटनर को दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी है। लेकिन यहीं पर अगर बोलता कि भारत की, यहाँ भारत की महिला, भारत की पहली महिला अगर बोलता ना तो उस कंडीशन में आप क्या करते? तो मदर टेरेसा करते। क्या करते? मदर टेरेसा आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। कब आंसर होता? जब भारत के पूछा जाएगा भारत की प्रथम महिला कौन है जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वहाँ पर मदर टेरेसा है। लेकिन जब भारत की बात नहीं हो, पूरा विश्व की बात हो, तो वहाँ पर आपका आंसर वार्था वॉन सटनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर है, इसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में भी आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किस राज्य में है? देखिए दिलवारा मंदिर कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दिलवारा मंदिर जो है ना कौन से राज्य में है? तो दिलवारा मंदिर जो है आपका या आपका राजस्थान पर है, राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है आपका दिलवारा मंदिर। राजस्थान में कहाँ पर है? कौन से जिला में है? ये तो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपके एग्जाम में ये आएगा कि दिलवारा मंदिर जो है ना राजस्थान में है, ये कौन से धर्म से संबंधित है? कौन से धर्म से? तो कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये आपका दिलवारा का मंदिर जो है ना ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे है?
जैन धर्म से संबंधित आपका ये मंदिर है। कौन? तो दिलवारा मंदिर, जो कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में कहाँ पर है आपको जानने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक आपका सिराही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। क्या है? सिराही डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपका ये है, ठीक है ना। माउंट आबू के पास है। कहाँ पर है? माउंट आबू के पास दिलवारा मंदिर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिलवारा मंदिर जैन धर्म के बारे में बताता है और कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, ठीक है ना। इतना ही आपके लिए काफ़ी हो जाता है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग को जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अग्निशामक में प्रयुक्त गैस का रासायनिक नाम क्या है? अग्निशामक यानी कि देखिए, आप लोगों के देखा होगा ऑफिस या कहीं ट्रेन या फिर कहीं और भी जगह पर एक लाल रंग का छोटा सा गैस सिलेंडर की तरह होता है ना। वो क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर होता है। जब भी कोई आग लग जाता है तो वहाँ पर उसे गैस को चला दिया जाता है ताकि वहाँ से आग को कम किया जाए और आग वहाँ पर बंद हो जाए, ठीक है। तो उसमें कौन सा गैस होता है? उसका रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इस सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बता रहा है यहाँ पर कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देखिए यहाँ पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं? तो ये हमारा जो भारत का चुनाव आयोग है ना, हमारा जो भारत का चुनाव आयोग है उसके प्रमुख होते हैं। उसके मुख्य कौन होते हैं? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पूछा गया है कि इनका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो इनका नियुक्ति किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये यहाँ पर है। अब एक दो पॉइंट राष्ट्रपति के बारे में जान लीजिए। देखिए राष्ट्रपति का जो ना, जो हमारे संविधान में जो संबंधित है अनुच्छेद, वो कौन सा अनुच्छेद है? देखिए राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में 52 से लेकर 62 तक में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, उसके पद की उसकी योग्यता क्या होगा, राष्ट्रपति कैसे बन सकता है, फिर राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति का पावर कितना है, ये सारा कहाँ बताया गया है? ये अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में। इस पॉइंट को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, बहुत अच्छा सा पॉइंट है, ठीक है ना। राष्ट्रपति आपके इससे पहले वाला क्लास में मैंने बता दिया था क्या, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, कम से कम कितना आयु होना चाहिए, कम से कम कितना आयु होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था? 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और ये जो है ना कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति का? तो यहाँ पर 52 से लेकर 62 के बारे में जो अनुच्छेद है ना राष्ट्रपति के बारे में ही बताया गया है, ठीक है ना। अगर बात करूं उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करूं तो उपराष्ट्रपति जो है ना ये अनुच्छेद किस में बता रहा है? अनुच्छेद 63 में। यानी 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति और 62 के बाद क्या आता है? 63 आता है ना। तो 63 किसके बारे में बताता है? तो उपराष्ट्रपति के बारे में ये बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना सब मैं आपके लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर चुनाव आयुक्त जो होते हैं ना, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं ना, कितने वर्षों के लिए यहाँ पर इनको नियुक्त किया जाता है? तो कितने वर्षों के लिए? 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 वर्ष उसका हो जाए तो ये रिटायर हो जाएंगे। दोनों में से जो पहले होगा ना ये उतने समय तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना पॉइंट मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 6 साल के लिए होता है या फिर 65 वर्ष के आयु तक के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए था। देखिए जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना सभी पॉइंट को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग सीरियस होंगे ना तो मैं उम्मीद करूँगा कि सभी लोग इसका नोट बनाकर रिविजन जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस महाद्वीप को द्वीप महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। कौन से महाद्वीप को द्वीप महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में आंसर, ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द्वीप महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था। देखिए यहाँ पर पानीपत के बारे में मैं हर क्लास में बताता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ। पानीपत में 3 युद्ध हुआ था और ये कब हुआ था, किसके बीच हुआ था,
सभी पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, जिनको नहीं पता होगा आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, रिवीजन करिएगा। जिनको पता है बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन आप एग्जाम में हर एक बार आते ही आते हैं लगभग। ठीक है, तो यहाँ पानीपत में 3 युद्ध कब कब हुआ था, ठीक है ना, और किसके बीच में हुआ था, ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, पहले इसका आंसर लगाता हूँ। इसका आंसर क्या है? अगर आपने इसका आंसर अगर ऑप्शन नंबर क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देने में कंफ्यूज मत करिएगा। पानीपत का पहली लड़ाई जो है ना, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था, कब, किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यहाँ पर आंसर है, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1526 में, 1526 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँगा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, 1526, 1556 और 1761 ईस्वी में ये आपका पानीपत का तीनों युद्ध हुआ था। तो पहले तो आप समझ गए हैं, ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी, यहाँ क्या है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इब्राहिम, ठीक है, लोदी के बीच में हुआ था। और दूसरा जो आपका हुआ था 1556 हुआ था, ये हेमू के बीच में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में। किसके बीच में हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है ना, अकबर के बीच में हुआ था। और तीसरा जो युद्ध हुआ था ना पानीपत का, ये मराठा, यहाँ पर लिख देता हूँ, मराठा और किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मराठा के बीच में और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में। क्या है? अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी के बीच में युद्ध हुआ था। तो तीनों युद्ध को आप लोग देख लीजिएगा एक एक करके, और जिनको नहीं पता है स्क्रीनशॉट लेके नोट बना के जरूर रख लीजिएगा। ये सब सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए यहाँ पर मतदान की न्यूनतम आयु क्या है, कम से कम कितनी उम्र में आप मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिएगा आपका आंसर क्या हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन देखिए 18 वर्ष तो है, 18 वर्ष की आयु में, लेकिन पहले 18 वर्ष नहीं था। पहले कितना वर्ष था? तो पहले आपका 21 वर्ष था। 21 वर्ष की आयु में क्या कर सकते हैं? मतदान दे सकते हैं। लेकिन ये जो चेंज कर दिया गया कब? तो ये 1989 में, 1989 के में 61वें संविधान संशोधन में, क्या है, संविधान संशोधन में इसको चेंज करके कब कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर 1989 के 61वें संविधान संशोधन में 18 वर्ष से 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये आपके लिए एक मेन पॉइंट आपका लिए हो जाता है। 1889 के 61वें संविधान संशोधन में, ठीक है ना, 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर सी था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसने लिखी है? आनंद मठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आनंद मठ जो लिखा गया है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने आज का आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाया है, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी लगाया है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, जिन्होंने वंदे मातरम किसने लिखा है? जो संस्कृत में लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है वंदे मातरम, ठीक है ना। और आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही ये लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है ना, ये सबसे छोटा महासागर है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में जो कौन सी गैस भरी जाती है यहाँ पर? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, गुब्बारों में जो गैस भरी जाती है, ये आपका हीलियम भरा जाता है। क्या होता है? हीलियम भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर है यहाँ पर हीलियम है, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगले क्वेश्चन में है कि राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने वर्ष तक सेवा कर सकते हैं? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, एक तो होता है राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। हमारे संसद में 2 सदन होते हैं। कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा ऊपरी सदन को कहते हैं और
लोकसभा निचले सदन को यानी कि लोअर हाउस कहा जाता है। इसके बारे में मैंने इससे पिछले वाला क्लास में मैंने बहुत बढ़िया से बता दिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने उस क्लास को देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा ना, एक बार इस क्लास के बाद ज़रूर उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ना, वो कितने वर्षों के लिए चयन किया जाता है। तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनके लिए क्या होता है, तो यहाँ पर हर मतलब 6 वर्ष के लिए, पहले ध्यान से देख लीजिए, 6 वर्ष के लिए यहाँ पर ये उनमें सदस्य रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हर 2 साल में क्या होता है कि 1/3 सदस्य जो होते हैं ना, हर 1/3 सदस्य क्या होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं, ठीक है ना, हर 2 साल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 वर्ष तक के लिए सदस्य बन सकते हैं, यहाँ पर अधिक से अधिकतम रह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर कि बंकर शब्द किस खेल में प्रयोग किया गया है। एक तो इसी क्लास में मैंने देखा था, पिच देखा था जो क्रिकेट में यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। चलिए इस बार 2 क्वेश्चन मैंने ले लिया है आपके लिए। देखिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी के ना स्पोर्ट्स से आपके लिए 1 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, जो मैंने बता दिया था पिच जो क्रिकेट से संबंधित था। लेकिन यहाँ पर फिर से आ गया बंकर। बंकर शब्द जो है ना कौन से खेल से संबंध रखता है, तो बंकर शब्द जो है ना ये आपका गोल्फ से संबंध रखता है, गोल्फ से। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था, यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हो जाएगा 1935 हो जाएगा, ठीक है ना। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1 अप्रैल को हुआ था, ठीक है ना, 1935 में हुआ था। और ये क्या हुआ था, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आरबीआई अधिनियम। चलिए इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, यहाँ पर पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर आरबीआई अधिनियम यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधिनियम से ये 1 अप्रैल 1935 को ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर आंसर हो जाता है आपके लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर जो है सामान्य विज्ञान से यानी कि जनरल साइंस से है। तो आप एग्जाम में 15 क्वेश्चन आपके लिए साइंस से आएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है। यहाँ पर है कि आवृत्ति की इकाई क्या है। आवृत्ति की इकाई क्या है, तो आवृत्ति की जो एसआई यूनिट होता है ना, ठीक है ना, यहाँ पर यूनिट जो होता है ना, यहाँ पर एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है ना, आवृत्ति की इकाई बोल रहा है यहाँ पर। तो आवृत्ति की इकाई जो होता है ना, ये आपका हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सांकेतिक भाषा क्या होता है, एच से हम लोग डिनोट करते हैं। किसे, एच जेड से हम लोग डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि सिरके को स्वाद देने वाला रासायनिक यौगिक कौन सा है। विनीगर में जो स्वाद देता है उस रासायनिक यौगिक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या कि एसिटिक एसिड कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि मानव शरीर का कौन सा भाग इंसुलिन का उत्पादन करता है। तो मानव शरीर का कौन सा भाग इंसुलिन का उत्पादन करता है, तो ये उत्पादन करता है पैनक्रियाज, अग्नाशय जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण प्रकाश जो है आपका आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपका होता है घेघा रोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाता है। और यहाँ पर रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी सभी को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने बता दिया है आपको इसे पिछले वाले क्लास में, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट मत करिए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है इसको। अगले क्वेश्चन में है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा CaCO3, ठीक है ना। इसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है ना।
CaCO3। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत क्या है, यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ये करता है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो हमारा दो विटामिन है, एक विटामिन बी, एक विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो है ना, ये जल में घुल जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बी तो नहीं, यहाँ पर सी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, यानी इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ये सब क्वेश्चन मैंने बता दिया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ की वॉट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का इकाई वॉट हो जाएगा। आगे है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, यानी नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है। यहाँ ऑप्शन में देख लीजिएगा, आपके सामने में 4 ऑप्शन दिया गया है। तो नेचुरल गैस का जो मुख्य घटक होता है ये होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होता है ना, ये होता है नर्व सेल होता है, यानी कि तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में है कि दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किए जाने वाले दर्पण को क्या कहते हैं। तो दंत चिकित्सक के द्वारा जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो दर्पण होता है आपका अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या है? तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर है। अगले क्वेश्चन में है कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। कौन से हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में एड्रीनालीन जो है ना, ये आपका आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है। तो कार्य और ऊर्जा का इकाई एक ही होता है, वो क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अब यहाँ पर मैंने जीके और जीएस करवा दिया है आपके लिए। अब आपके लिए मैथ का क्वेश्चन आएगा। मैथ में डर लग रहा है ना आपको, तो यहाँ पर वीरपथ के एप्लीकेशन पर मैथ का क्लास 10 स्टार्ट होने वाला है। तुरंत स्टार्ट का होगा आपके वीरपथ एप्लीकेशन पर। वहाँ मैंने कोर्स बना दिया है, जाइए अभी उसका जो प्राइस है मात्र 299 है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और वीरपथ पर आप लोग टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट जो कि टीए आर्मी के लिए स्पेशल यहाँ पर है। और जिनको भी दिक्कत हो रहा है ना टेस्ट ज्वाइन करने में, आप मुझे 9102195290 मुझे व्हाट्सएप भी आप लोग कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। आपके लिए 15 क्वेश्चन जो है ना मैथ के मिल जाएंगे। तो जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन में क्या है कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए काम को 10 दिन में कर लेता है, लेकिन जो बी जो है ना ए से अधिक कार्यकुशल है। अधिक मतलब क्या? अधिक कार्यकुशल मतलब क्या हुआ? इससे ज़्यादा काम करता है। कौन? बी। कितना परसेंट? तो 25%। अगर मान लिया जाए मैं ए यहाँ कर दूँ, यहाँ बी कर दूँ, जो जितना अधिक काम कर सकता है, जो जितना अधिक कार्यकुशल रहेगा वो अधिक काम करेगा। और टाइम कितना लेगा? कम टाइम लेगा। जो अधिक काम करेगा वो टाइम कम लेगा, जो कम काम करेगा वो कितना टाइम लेगा? तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पर देख लीजिए, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि ए जो है ना 100% उसका एफिशिएंसी है, 100 दिन में कोई काम करता है। ठीक है ना, उसका मतलब यहाँ क्षमता मैं देता हूँ, क्षमता उसका क्या करता हूँ यहाँ पर देता हूँ क्षमता, उसका कितना है? क्षमता 100% है। किसका? ए का। तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 125 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 25% क्या है? अधिक है ना ए से। देखिए समझा रहा हूँ तो आपको टाइम लग रहा है आपको, लेकिन बिल्कुल आसान से क्वेश्चन बन जाएगा आपका क्वेश्चन। पहली बार आपको आराम से देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए
100 किसका दिया गया है क्षमता, ए का, तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब लेकिन देखिए यहाँ पर दिन कितना लग जाएगा, यानी दिन बोलें या फिर समय बोलें। अगर मान लिया क्षमता उसका कम है ना ए का, तो टाइम लगाएगा 125 ये, और ये टाइम लगाएगा 100 दिन। समझ में आपको आ रहा है ना। जिसका क्षमता अधिक है वो कम टाइम लेगा, कितना कितना उसका कम टाइम लेगा। जिसका क्षमता कम है वो ज़्यादा टाइम लेगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने उल्टा मैंने कर दिया। अब तो समझ में आ गया ना। यानी ए कोई काम को 125 दिन में कर सकता है, तो बी काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 100 दिन में कर लेगा। अब क्या है, ए काम को 10 दिन में करता है, तो ए के सामने मैं 10 कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा 10 कर दूंगा, तो बी कितना दिन में करेगा, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ लगा दिया, और क्वेश्चन मार्क बराबर क्या करेंगे, तो पहले क्या करिएगा, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। 10 गुना में 100 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और नीचे में क्या कर दीजिए, ये वाला कर दीजिए, ठीक है ना, 125 125। अब काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 से काटूंगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटूंगा तो 5 दूना में 10, 4 दूना में 8, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये ए में दिया गया है। देखिए जिस तरह से मैंने समझाया है ना, वो बिल्कुल आसान तरीका है। अगर समझ में नहीं आया है ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा पीछे करके, एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। बस मेन पॉइंट आपका यही, ये आपका पॉइंट था मेन यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 30 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है। देखिए ये क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को ट्रिक से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब ट्रिक याद करने की इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरत नहीं है। आप देखिए अगर 5 संख्या का औसत दिया गया है 30, तो 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा। देखिए योग निकालेंगे, क्या करते हैं हम लोग, औसत गुना में कितना संख्या, 5 संख्या है ना, तो 5 संख्या से गुना कर देंगे, यानी कि 150 हो जाएगा। यानी 5 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या, अब क्या बोल रहा है दूसरे कंडीशन में कि यदि एक संख्या को उसमें से हटा देते हैं, यानी कि 5 संख्या जो दिया गया है ना, उसमें से एक संख्या को क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं, तो कितना संख्या बच जाएगा, तो 4 संख्या बच जाएगा। आपको समझना पड़ेगा, लिखा नहीं है, 4 संख्या बच जाएगा। अब 4 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 28। 4 संख्या का औसत 28 हो जाता है ना। तो देखिए 4 संख्या का औसत 28 है, तो 4 संख्या का योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा योग, मतलब 4 गुना में 28 कर दूँ, यहाँ पर योग हो जाएगा 28 गुना 56, 112 हो जाएगा। समझ में आपको आया ना। देखिए यहाँ पर ये 4 संख्या का है ये, ठीक है ना, और ये कितना है, 5 संख्या का है, ये 5 संख्या का योग है। इतना समझ लीजिएगा, मैं हर चीज़ मैं लिख नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखिए कि कितना कम हुआ, जो कम हुआ, क्यों कम हुआ, क्योंकि पहले 5 संख्या था, अब 4 संख्या हो गया। वही जो संख्या हटाया गया है ना, तो हटाने वाला संख्या क्या हो जाएगा, हटाने वाला संख्या क्या हो जाएगा आपका, 150 में से 112 को कम कर दीजिए, यानी कि 38 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। ठीक है, तो इतना आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। और जो आपके एग्जाम में लेवल आ सकते हैं, मैं वही क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। एक आयत का परिमाप कितना है, 60 सेंटीमीटर है, और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 फार्मूला काम आएगा। एक तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में चौड़ाई, यानी कि बी लेंथ प्लस में ब्रेथ, और दूसरा आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है फार्मूला। ये दोनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा यहाँ से बनाने के लिए। क्या बोल रहा है, उसका लंबाई जो है ना चौड़ाई से दोगुना है, तो मैं मान लूँगा चौड़ाई, इसका क्या है चौड़ाई, मैं इसको बी मान लिया। चौड़ाई कितना है, एक्स मैंने क्या किया, माना, मैंने क्या मान लिया, माना मान लिए। तो लेंथ इसका कितना हो जाएगा, लेंथ इसका हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको। अगर आपने x मान लिया चौड़ाई को, तो उसका दोगुना बोल रहा है लंबाई, दोगुना मैंने कर दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, उसका निकाल देंगे परिमाप। परिमाप मतलब कि पैरामीटर निकाल लेंगे। क्या मान निकाल लेंगे, पैरामीटर। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है ना, यहाँ पर 2 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर l, यानी कि लंबाई कितना है 2x, प्लस में कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपका x दिया गया है, और बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में दिया है ना परिमाप 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। चल इसको मैं अब यहाँ लिखता हूँ मैं। अब देखिए 2 तो यहाँ रहेगा ही,
और गुना कर दूंगा 2x और 1x जोड़ के कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x बराबर 60 हो जाएगा ना। अब क्या 3 दूना में 6x बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटा में 6 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया ना। अब x का वैल्यू 10 आ गया यहाँ पर। तो अब बोल रहा है यहाँ उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई काम आएगा और चौड़ाई काम आएगा। तो यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकाल लीजिए, क्योंकि x का वैल्यू तो आपको आ गया। तो यानी कह सकता हूँ मैं यहाँ पर कि लंबाई आपका चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई आपका हो जाएगा 10 और लंबाई कितना हो जाएगा, 2 गुना में 10 हो जाएगा। 10 हमने कहाँ से लाया है, क्यों x का वैल्यू 10 आया है ना, 10 ये वाला 10 यानी कि 20। तो लंबाई आपका निकल गया 20 और चौड़ाई निकल गया 10। तो अब क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, उसका एरिया निकाल लीजिए। क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ दिया गया है 20 गुना में 10 यानी कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये आपका सी में दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, समझाने के लिए इतना टाइम लगा है, लेकिन इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है ना, और जिनको पता होगा ना वो देख के समझ गए होंगे। और आप लोग कौन से स्टेट से क्लास को देख रहे हैं, अपने स्टेट का नेम कमेंट करिएगा, ताकि देख पाऊँगा कि मैं कौन से बच्चे कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या यहाँ पर देख लीजिए। यदि चीनी का मूल्य 25% की वृद्धि होती है तो खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले अगर कोई खर्च 100 रुपये करता था ना, अब उसका जो चीनी का मूल्य है उसमें वृद्धि हो गया है, तो खपत में ही कितना कम कर देंगे कि उसका खर्चा जो है पहले की तरफ 100 रुपया ही रहे। क्वेश्चन ये कह रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए x मान के बना सकते हैं, 100 मान के बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एक शॉर्टकट तरीका दे रहा हूँ आपको, एक फार्मूला दे रहा हूँ आपको। फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपके लिए हमेशा क्या हो जाएगा, अच्छा ही रहेगा। ठीक है ना, कमी आपको पढ़ा है ना, कमी, तो कमी कितना निकालेंगे, कमी का परसेंटेज यहाँ पर क्या लिख देंगे, कमी बराबर में पहले वृद्धि कितना हुआ, क्या हुआ, पहले वृद्धि कितना हुआ बटा में क्या कर देंगे 100 प्लस में वृद्धि गुना में 100। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर कितना परसेंट कमी हो गया, तो पहले वृद्धि कितना हुआ, कितना 25 हुआ ना, 25 ऊपर में कर दीजिए, नीचे में क्या कर दीजिए 100 प्लस में क्या कर दिए 25 कर दीजिए, और गुना में क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 25 बटा में 125 और गुना में हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 25 पंचे 100, 125 5 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि 20 निकल के आपका आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है, बस आपको इसमें क्या करना था, इसमें फॉर्मूलों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन में आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाइए देख लीजिए। यहाँ पर इसमें ऐसा करिएगा, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर में है। अब क्या कर दीजिए, यहाँ पर जैसे बोल रहा है ना मैंने वैसे लिख दिया, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दोनों बराबर है, तो मैंने बीच में बराबर कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए अब इसको निकाल लीजिए फ्रैक्शन में, कॉस्ट प्राइस। अब सी पी यहाँ पर, एस पी यहाँ पर है तो एस पी यहाँ कर दूंगा बराबर, 10 को मैं यहीं छोड़ दूंगा और 15 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा ना, तो अभी ये गुना में है ना, इस तरफ किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा बस। यानी कि अब आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, बस आपका आंसर निकल गया ना। इसी से निकाल लीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस आपका निकल गया आपका 10 और सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया 15। इससे आप क्या निकाल लीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए, यानी कि लाभ निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा 15 माइनस में 10, यानी 5 रुपये क्या बन गया, लाभ बन गया ना। तो प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना दिया गया है, लाभ दिया गया है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, यानी प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, यानी कि लाभ दिया गया है 5 और क्रय मूल्य कितना है आपका 10 है ना, 10 कर लीजिए गुना में 100 कर लीजिए, यानी 10 दें के 100, 10 दें के 100, 10 पंचे 50, यानी कि 50% का क्या हुआ उसका लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है।
इतना आसान से क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले मान लीजिए यहाँ पर संख्या आप क्या मान लीजिए, संख्या मान लीजिए पहले आप 4x और क्या मान लीजिए 5x। तो 4x 5x कहाँ से मैंने माना, 4:5 के बराबर में था ना यहाँ पर, इसलिए मैंने एक संख्या मान लिया 4x मैंने मान लिया, दूसरा मान लिया 5x। दोनों में छोटा कौन सा है, दोनों में छोटा तो ये है ना 4x वाला, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहले x का मान निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको आगे हिंट दिया गया है क्या। तो पहले 4x बटा में 5x कर दीजिए, जो कि अनुपात में है ना ये आपका ये। अब दोनों में 5 जोड़ दिया गया है, दोनों में 5 जोड़, इसमें भी 5 जोड़ दिया गया है, इसमें भी 5 जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तब क्या बन गया आपके लिए, 5 बटा में 6 बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 से गुना करूँगा, पहले इसमें गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 पंचे में 25x प्लस में 5 पंचे में 25, 5 पंचे में 25 बराबर में क्या हो जाएगा 6 चौका 24x प्लस में 6 पंचे 30, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, x वाला को एक जगह कर दीजिए। देखिए 24 यहाँ 25x है, यहाँ पर 24x है, यहाँ पर है, क्या हो जाएगा 25x माइनस में 24x बराबर में ये तो 30 तो है ही। अब मैं इसको इस तरफ कर दूंगा, यहाँ पर इस तरफ प्लस में है ना, तो इस तरफ किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी 25 में से 24 गया तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और 30 में से आपका 25 गया तो 5 बच जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। बोल रहा है छोटी संख्या ना, तो छोटी संख्या आपने क्या बना था, छोटी संख्या आपने क्या बना, 4x बना था ना, 4x 4 गुना में 5 कर दिया, यानी कि 20 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देख लीजिए क्या दिया गया है कि 33 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर से देख लीजिए, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। 33 वस्तु बेचता है ना, उसको 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में लाभ होता है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है यहाँ पर। तो मैं मान लेता हूँ कि 22 और 11 बराबर में कितना हो गया, 33 हो गया। 33 वस्तु बेचा तो उसका लाभ क्या है, 11 है, और क्रय मूल्य कितना है आपका 22 है, तभी उसका विक्रय मूल्य इतना है ना। समझिएगा यहाँ पर 33 वस्तु बेचा है, 33 वस्तु को मैंने 22 और 11 के पार्ट में मैंने बांट दिया, तो कितना हो गया 33। उसमें से 11 वस्तु क्या उसका लाभ है ना, ये आपका हो गया लाभ, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या, ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, प्रॉफिट है, और इसका सेलिंग प्राइस ये है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फार्मूला, लाभ बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो लाभ दिया गया आपको कितना 11, और आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है 22, ये दिया गया है 100। इसको काटिए, 11 दूना में 22 और 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 2 50 से, यानी कि 50% क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। अच्छा ऐसा बोलेगा ना, छोटी संख्या जो इससे कटेगा, उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या है। मैं सभी से जो अभी तक यहाँ तक क्लास को पहुँचे हैं देखते हुए, मैं सभी से बोलूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रूट अंडर में 400, रूट अंडर में 0.04, रूट अंडर में 0.000 यानी 2 2 4 2 6 अंक है ना, का मान कितना है। अब देखिए यहाँ पर इसको जब बाहर लाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 क्यों हो जाएगा कि 20 गुना में 20 क्या होता है, 400 होता है ना। इसको ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ, 20 गुना में 20 प्लस में रूट अंडर में 0.2 गुना में 0.2,
और प्लस में इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 0.002 गुना में 0.002 ये रूट अंडर में। सभी को बाहर निकालूंगा ना तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक बाहर दो में से एक बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 20, दूसरा कितना हो जाएगा, 2 में से एक बाहर निकलेगा ना यहाँ पर 0.2 प्लस में 2 में से बाहर निकलेगा एक 0.002। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ने पर क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर रहता है ना, कुछ पॉइंट नहीं रहता है तो पॉइंट यहाँ पर रहता है, तो 20.202 हो जाएगा जोड़ के आपका आंसर। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये दिया गया है ना, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ये। ठीक है, ये आपका जोड़ घटाव वाला था, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस समझना कंसेप्ट ये है कि इसको 2 बार गुना करेंगे ना, देखिए पॉइंट 1 अंक के बाद है, 2 2 ना 4 4 तो हो जाएगा, पॉइंट कितने अंक के बाद हो जाएगा, 1 और 1 2 अंक के बाद हो जाएगा, 2 अंक के बाद दिया था यहाँ पर। उसी तरह से मैंने इसको भी कराया है, देखिए पॉइंट के बाद 6 अंक है ना, तो पॉइंट के बाद मैंने 3 ही अंक रखा है दोनों में, इसीलिए अपने ऐसा किया हमने। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है और एक खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो इसकी एक गति किलोमीटर में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। पहले गति यानी कि पहले स्पीड का फार्मूला क्या होता है, पहले स्पीड निकाल लीजिए, फिर हम लोग चेंज कर देंगे किलोमीटर में, क्योंकि अभी मीटर में दिया गया है और सेकंड में, यानी आपका आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे देखेंगे हम लोग। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस कितना दिया गया आपको, 120 दिया गया है और टाइम दिया गया है 6, यानी काट कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर किस में दिया गया है, किलोमीटर में ना, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 18/5 से गुना करना पड़ता है, किस में, मीटर पर सेकंड में गुना करना पड़ता है। तो मीटर पर सेकंड कितना दिया गया आपका, 20 दिया गया ना, उसमें 18/5 से गुना कर दीजिए, 5 का 20, 18 का 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ये सी में दिया गया है। ठीक है, जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका, यदि ax + y बराबर में 10, x - y बराबर में 2 है, तो x y का मान कितना है। वैसे इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, x + y बराबर में 10 और x - y बराबर में 2। अब काट के निकालेंगे समीकरण 1 मान के, समीकरण 2 मान के, तभी बन जाएगा आपका। नहीं तो अब मन ही मन सोचिए कि दो संख्या ऐसा कौन सा है जोड़ने पर 10 हो जाएगा और घटाने पर आपका 2 हो जाएगा। देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 6 और 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि आपका संख्या क्या है, संख्या जो आपका है एक 6 है और एक दूसरा क्या है, 4 है। तो बोल रहा है कि इन दोनों को गुना करके कितना होगा, तो 6 और 4 को गुना करेंगे कितना होगा, 24 हो जाएगा ना। यही आपका आंसर पूछ रहा है बस। वैसे इस तरीके से बनाएंगे तभी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी आपके लिए हो जाएगा। बाद बाकी ये तरीका आपका मस्त है, बस मन ही मन सोच कर आपको आंसर करना होता है। अगले क्वेश्चन में है कि 10 और 25 के बीच 3 की सभी गुणजों का औसत कितना होगा। यानी 3 से 10 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटता है, उसका औसत निकाल लीजिए। देखिए 10 के बाद क्या होता है, 12, 15, 18, 21 और 24, ये संख्या है ना। इसका बोल रहा है औसत, तो इसका औसत कैसे निकालेंगे, इसका औसत निकालेंगे क्या करेंगे, पहले सभी को जोड़ लेंगे। 12 प्लस में 15 प्लस में 18 प्लस में 21 प्लस में 24। अब कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं ना, तो 5 से मैं क्या कर दूंगा, इसको भाग लगा दूंगा यहाँ पर। अब सभी को जोड़ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, सभी को जोड़ लीजिए और उसमें 5 भाग लगा दीजिए, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर है, तो उसका बोल रहा है क्षेत्रफल। मान लिया जाए कोई त्रिभुज है, उसका 3 भुजा अलग अलग दिया रहेगा, 3 भुजा 3 4 5 दिया अलग दिया रहेगा ना। उसके लिए आपको एस वाले फार्मूले से, यानी कि अर्थ परिमाप वाले फार्मूले से निकालना पड़ेगा। एस बराबर में ए प्लस में बी प्लस में सी बटा में 2 करके, फिर एक आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर में एस इंटू में ए, यानी पहला भुजा एस इंटू में बी, दूसरा भुजा एस इंटू में सी। इस तरीके से आपको निकालना पड़ता है। लेकिन एक बार हम चेक करते हैं कि 3 4 और 5 अगर
ऐसा हो ना, समकोण त्रिभुज वाला अगर हो ना, ठीक है, पाइथागोरस पर फिट बैठ जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई होता है ना फार्मूला, यानी कि बेस इंटू में हाइट। ये इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2 गुना में बेस इंटू में हाइट फार्मूला होता है ना ये। अब देखिए यहाँ पर इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा ये है ना, सबसे बड़ी भुजा इन दोनों भुजा के बराबर में आ जाएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है ना, अगर 5 सबसे बड़ी भुजा इन दोनों भुजा के बराबर में नहीं होता है ना, तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चेक करता हूँ, ये चेक करने के क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय चेक करने का तरीका है। 55 से 25 बराबर क्या हो जाए, 4 का 16, 3 या 9, यानी 25 बराबर में क्या हो जाएगा, 16 ना 25। अभी दोनों बराबर हो गया ना, जब दोनों बराबर हो गया यानी कि ये क्या है, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ये, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्मूला आप ये मान लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ऐसा बनेगा, त्रिभुज कैसा बनेगा, ऐसा त्रिभुज बनेगा ना। यहाँ ये कर्ण हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/2 गुना में 1 भुजा 4 है, 1 भुजा आपका 2 है, 3 है, 2 दूना 4, 3 दूना में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अभी टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद,